सोचिए, रात का अंधेरा, मुंबई की वो खाली सड़कें और वो सन्नाटा, और एकदम सन से आवाज आती है किसी की चिल्लाने की, मानो किसी का सर फट गया। जी हाँ, सर ही फटा है इस केस में, वो भी पत्थर से और हथौड़े से, वो भी उन मासूमों का जो रोड पे सो रहे थे, जो भीख मांग रहे थे। ऐसा केस मैं आज ढूंढ के लाया हूँ आप सभी के लिए, जिसको सुन के आप सभी की रूह हिल जाएगी। एक आदमी, उसके एक हाथ में पत्थर, एक हाथ में हथौड़ा, और ना कोई वजह, ना कोई दुश्मनी, सिर्फ खून की भूख, सिर्फ इंसानों को मौत के घाट उतारने का जुनून। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है इंडिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर, जिसने बिना किसी वजह के लगभग लगभग 40 से 50 मौत की, लगभग लगभग 40 से 45 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी दुश्मनाई के। आज के केस में हम ऐसा ही कुछ जानने वाले हैं, वो भी मुंबई शहर के बारे में, जो कि एक्टरों का शहर बताया जाता है, जो कि एक ऐसा शहर जहाँ पे जाके लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, जहाँ पे जाके लोग अपना ड्रीम लाइफ जी पाते हैं। वहाँ पे जाके उन्हीं ड्रीम लाइफ जीने वालों के साथ ऐसा कुछ होता है जिसके बाद उनकी ड्रीम लाइफ क्या, सिंपल लाइफ ही बदल जाती है, लाइफ ही नहीं बचती है। रमन राघव एक ऐसा साइकोपैथ जिसको लोगों को बिना वजह मारने में मज़ा आता था। वो लोगों को सोते हुए मारता था, और उन लोगों को मारता था जो लोग भीख मांगते हैं, जो भीख मांग के खाते हैं, जो कि मान लो वे लोग जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जो किसी गवर्नमेंट प्लेस पे सो रहे हैं, उन लोगों को मारता है तो वो बिना किसी वजह को। और जब उससे पूछा गया एट लास्ट, तो ये बताता है मुझे मारने में मज़ा आता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमन राघव का डार्क चाइल्डहुड, उसके रैंडम मर्डर्स, पुलिस की एक फेल्ड इन्वेस्टिगेशन, और वो सच जो आज भी मुंबई को डरा देता है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक ट्विस्ट है जो आपको हिला देगा। रमन राघव का जन्म 1960 में कर्नाटक के धरवाड़ा एरिया में बताया जाता है। आज तक कंफर्म नहीं हुआ कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, कैसा उसका चाइल्डहुड रहा है, लेकिन सबकी थ्योरी को मिला के, सबकी पूरी रिसर्च करके मैं आप सभी को बता रहा हूँ, 1960 के आसपास, यानी कि 1955 से लेकर 1965 के बीच उसका जन्म हुआ था। कर्नाटक के धरवाड़ा एरिया में हुआ था। उसका असली नाम था रमन राघव, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम से नहीं जाना गया, उसको जाने गया रमन के नाम से, अन्ना के नाम से, रघवेंद्रा के नाम से, और एक सीरियल किलर के नाम से। बचपन से ही रमन अलग था, ज़्यादा बात नहीं करता था, ना किसी के ज़्यादा टच में आता था। और जो उसकी सबसे खतरनाक, सबसे डरावनी बात, सबसे डेंजरस बात जो पता चली है, वो ये है कि वो बताता था कि उसको लोगों का दर्द देखने में मजा आता था, उसको लोगों को तड़पते हुए देखने में मजा आता था, उसको उन लोगों को देख के मजा आता था जो दर्द में गूंज रहे, जो दर्द में गिड़गिड़ा रहे और जो दर्द में मर रहे हैं। और जवानी तक पहुंचते पहुंचते वो ड्रग एडिक्ट भी हो चुका था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था, और सिगरेट्स वगैरह, और यहाँ तक कि वे सूखे नशे जिसको बोलते हैं, यानी इंजेक्शन लगाना, या जो पता नहीं क्या होता है जिसको ऐसे ऐसे नाक से ऐसे सोर लेते हो, पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब ड्रग्स इतने ज़्यादा एडिक्ट करने लग गया था कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से पागल हो चुका था वो। और यहीं से शुरुआत होती है एक शैतान की। लेकिन ये एक ऐसा शैतान पैदा हुआ जिसके माँ बाप ने उसको संभाला नहीं। रमन राघव का तरीका थोड़ा अलग था, थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा अलग था। ना लूट, ना बदला, ना प्लानिंग, ना वो कोई प्लानिंग करता था, ना किसी के साथ लूटपाट करता था मारने के बाद, और ना ही उसका किसी के साथ कोई झगड़ा था कि उसको किसी से बदला लेना। नहीं, सिर्फ मज़े के लिए मारता था। बस उसको सोते हुए लोग चाहिए थे, जो सो रहे हो, और वो अकेले शिकार करता था। और शिकार किस चीज़ से करता था? पत्थर से, या फिर हथौड़े से, या फिर जो लोहे की रोड होती है ना, जो इनमें पानी की टुट्टी में लगती है, जो उससे लोगों को मारता था। मतलब सोते हुए लोग, जो मतलब कि ये मान लो वे सोए लेकिन कभी उठे नहीं, ऐसा उनके साथ हुआ। और रमन राघव के केस में ही सिर्फ ये देखा गया है कि बिना किसी बदले के, बिना किसी प्लानिंग के, और बिना किसी लूटपाट के उनको मारा गया। मतलब कि ये मार देता, लेकिन उनको कभी हाथ नहीं लगाता, ना उनकी कोई चीज़ वहाँ से उठाता, और ना ही कोई एविडेंस छोड़ता जिससे पुलिस इसको गिरफ्तार कर पाती या फिर पुलिस इसके क्लोज जा पाती।
1965 से लेके 1968 के बीच मुंबई के स्लम एरियाज में काफ़ी सारी लाशें मिलना शुरू हो गई। एक के बाद एक लाशें पाना, वो भी रोड के ऊपर, जो लोग सो रहे हैं उनका मृत पाना। सभी मर्डर्स का पैटर्न भी सेम था। विक्टिम सो रहा था, सर पर भारी पत्थर से या फिर हथौड़े से वार किया गया है और एक ही वार में मार दिया गया है, तुरंत मौत। यानी कि उसने एक ही पत्थर ऐसा मारा, इंसान खत्म। एक ही हथौड़ा ऐसा मारा, इंसान खत्म। वो सिर्फ एक वार करता था, एक वार, आखिरी वार और आखिरी सांस उस इंसान की। जिनको वो मारता था उनका आपसी में भी कोई कनेक्शन नहीं था, ना ही कोई मतलब कि रिश्तेदार वगैरह या फिर मतलब कि जैसे किसी का मतलब कनेक्शन ही नहीं बनता था। कोई भिखारी था, कोई मजदूर था, कभी कोई फैमिली के साथ सो रहा है सड़क पे, मतलब कि ऐसे ही रैंडम लोगों को मारता था। जैसे कोई भी मिल गया उसको सोते हुए, उसने ड्रग इंजेक्ट कर रखे, उसने मार दिया उसको, उसको मज़ा आया, उसने उसको मार दिया, मारने के बाद भाग गया। इसलिए पुलिस कंफ्यूज थी। मीडिया में उसे नाम दिया गया द स्टोन मैन किलर, यानी कि एक पत्थर से मारने वाला किलर, जो लोगों को पत्थर से मारता है, ऐसा मीडिया ने उसको नाम दिया। लोग रात को सोने से डरते थे, माँ बाप बच्चों को जगा कर रखते थे। मुंबई में बहुत ज़्यादा डर का माहौल चल रहा था। माँ बाप अपने बच्चों को सोने नहीं देते थे, उनको ये डर लगता था कहीं मेरा बच्चा सोए और कभी उठे ही ना। माँ बाप खुद नहीं सोते थे, कहीं वे सोए और कभी उठे ही ना। और कोई भी कभी भी पत्थर की आवाज़ आती थी तो वो फैमिली इतनी ज़्यादा डर जाती थी वहाँ से कि भाग जाती थी, अपना घर बार छोड़ के, अपना रहने की जगह छोड़ के, अपना सोने की जगह छोड़ के वहाँ से भाग जाती। इतना ज़्यादा डर मुंबई में फैल चुका था, क्योंकि लगातार जो लाशें पा रही थी वो हर 10 से 15 दिन में लाशें पा रही थी, वो भी खुले रोड के ऊपर जहाँ पे लोग सोते थे, जहाँ पे भिखारी सोते, जहाँ पे मजदूर सोते थे, वहाँ पे खुलेआम लाशें पाना, यानी कि इतना ज़्यादा डर का माहौल फैल चुका था। सब लोगों में मतलब कि मीडिया तक को उसको ढूंढने में इतनी ज़्यादा कोशिश करी थी, पुलिस इतनी ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन पुलिस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि जिनको ये मार रहा है उनका कोई कनेक्शन तो बन ही नहीं रहा आपस में, ये मार किन को रहा है। लास्ट में उनको ये सब पता चलता है। मुंबई पुलिस के लिए ये केस एक नाइटमेयर बन चुका था, यानी कि डरावना सपना, जिसमें ना ही तो कोई विटनेस था, ना ही कोई मोटिव था, और पैटर्न भी सेम था। बस पैटर्न ये था कि जिसको मारा गया वो सो रहा था। पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी, स्लम्स एरिया में रेड किया, सस्पेक्ट्स को पकड़ा, लेकिन रमन हर बार बच निकलता था, हर बार पुलिस को चकमा दे देता। पुलिस हर बार नाकामी से गुजरती रही। पुलिस अपनी तरफ से इतना ज़्यादा ट्राई कर रही थी, हर रात को वो 1 2 3 4 5 पुलिस वाले घूम रहे हैं, रेड कर रहे हैं, ड्रग्स वालों को पकड़ रहे हैं, रोडों पे घूम रहे, खुले घूम रहे, कपड़े चेंज करके घूम रहे कि कैसे न कैसे बस 10 स्टोन मैन को पकड़ ले, उस साइको किलर को पकड़ ले जो लोगों को बिना किसी वजह से मौत के घाट उतार रहा है। उसका जो डायलॉग था इतना ज़्यादा फेमस हुआ, उसने एक बार कहा, पुलिस मुझे कभी पकड़ ही नहीं सकती क्योंकि मैं आम इंसानों के जैसा दिखता हूँ। पुलिस कांट कैच मी बिकॉज आई लुक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। मतलब कि वो इतना ज़्यादा दिन में इतना ज़्यादा नॉर्मल पर्सनों की तरह रहता था, इतना ज़्यादा मतलब कि इंसानों में घुल मिल जाता था कि पुलिस उसको कभी ढूंढ ही नहीं सकती थी। नॉर्मल पीपल्स के बीच में तो उसको कभी नहीं ढूंढा जा सकता था। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये एक्सट्रीम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। जब उससे पूछा गया तुम लोगों को क्यों मारते हो, तो उसका जवाब था मुझे डर पसंद है। उनकी आंखों में जो लास्ट मोमेंट होता था, जो वो मतलब कि मरने के बाद का जो रिएक्शन होता था, वो मुझे शांति देता है। अगर मैं किसको मार देता तो मुझे सुकून मिलता था, मुझे शांति महसूस होती थी, मैं अंदर से खुश होता था, मुझे अच्छा फील होता था। उसका जवाब ये था, उसके लिए मर्डर करना एक पावर था, कंट्रोल था, एडिक्शन था। यानी कि वो उसके चीज़ से एडिक्ट हो चुका था। वो उसके लिए कंट्रोल था कि वो उसको मारेगा तो ही वो अपने आप के कंट्रोल रख पाएगा, और वो उसको अंदर से ताकत देता था। लेकिन जो रमन को नहीं था वो था पछतावा, नहीं था डर, नहीं था, और ना ही कोई बेइज्जती वाला मतलब कि कोई गिल्टी फील उसके अंदर था ही नहीं। उसको सिर्फ था, वो था मज़ा। लेकिन कहते ना, एक दिन ऐसा आता जिसके बाद वो बुरा दिन भी गुजर जाता है, जो कि
उस साइको किलर का भी था। उसने अपने हाथों एक इतनी बड़ी गलती कर दी जिसके बाद उसका पकड़ा जाना मुमकिन हो पाया। 1995 यानी कि 1985 के आसपास रमन राघव ने एक बड़ी गलती कर दी। एक रात उसने अपने ही ड्रग डीलर पर हमला कर दिया, और जिस पे हमला किया वो बच गया, और पहली बार विटनेस मिल गया पुलिस को। पुलिस ने रामन को पकड़ लिया। जब उसे कस्टडी में लिया गया वो हंसने लगा, चिल्लाया, गाने गाने लगा। पुलिस शौक में थी। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान जो रमन ने एक्सेप्ट किया वो किया 20 से ज़्यादा मर्डर, और शायद और भी ज़्यादा। एग्जैक्ट नंबर आज तक किसी को पता नहीं चला कि उसने कितनी मौतें की है, कितने उसने मर्डर किए हैं, लेकिन किए हैं तो 20 से ज़्यादा ही। रमन को पकड़ के कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ पे वो इतना ज़्यादा इमोशनलेस था कि वो कभी हंस रहा था, कभी चुप रहता, कभी चिल्लाता, कभी गाने गाता, कभी हंसता। मतलब कि वो इतना ज़्यादा बेशर्म बोल सकते हैं या फिर उसको एक पागल इंसान बोल सकते हैं। वो इतना ज़्यादा मतलब खुदगर्ज हो चुका था कि उसको कोई मतलब ही नहीं था क्या चल रहा है। वो कभी हंस रहा, कभी रो रहा है, कभी मतलब ये मजाक मस्ती में रह रहा है। लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखी, उसके बाद उसको बोला गया ना तो इसको मतलब कि मौत मिलेगी और ना ही इसको उम्र कैद होगी। इसको एक पागल हॉस्पिटल में यानी कि मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जो कि उसको भेजा गया येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल पुणे, जहाँ पे 1996 में वो हुआ जिसका रमन को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, कोर्ट वालों को नहीं पता, और ना ही डॉक्टर्स को पता चला। उसकी मौत हो गई। आई डोंट नो उसको मारा गया किसी के द्वारा, या फिर किसी ने उसके साथ बदला लिया मौत का, या फिर रियलिटी उसको रियल में बताया गया किडनी फेल, मतलब उसकी किडनी फेल हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक साइकोपैथ की मौत से उसका डर भी मर जाता है? नहीं। अगर किसी के मरने से उसका डर खत्म हो जाता है, वो डर डर है ही नहीं। उसका डर आज तक मुंबई में जी रहा है। उसकी वो लाशें जो उसने मारा था, वो मुंबई में आज भी वैसे ही उनकी आत्माएं घूम रही है। वो आज भी ऐसे ही अपने लिए इंसाफ मांग रही है। रमन राव की कहानी हमें ये सिखाती है, सबसे खतरनाक जानवर, सबसे खतरनाक मॉन्स्टर दानव किसी जंगल में नहीं होता, इंसान के दिमाग में होता है। आज भी मुंबई के कुछ एरियाज में लोग कहते हैं रात को पत्थर की आवाज़ आए तो दरवाज़ा बंद कर लेना, नहीं तो वो आ जाएगा। कौन? रमन राघव। क्योंकि शायद कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती, कुछ कहानियों का कभी अंत ही नहीं होता, इसलिए इस कहानी का भी कोई अंत नहीं हुआ। उसका डर आज भी वैसे ही कायम है। अगर आपको ये केस हॉरर लगा या फिर डराने वाला लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगले ऐसे ही कुछ डरावने केसेस के लिए। विशाल द फियर वर्स।